नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन खबर पर नजर। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे दिन भर की कुछ वैसी बड़ी खबरें जिन पर रही है सभी की नजर, और हमारे संवाददाताओं ने भी रखी है पैनी नजर, तो उनसे जुड़ेंगे और उनसे इन खबरों के तह तक जाने की कोशिश करेंगे, उनके साथ बातचीत करके। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आज की श्रद्धा हत्याकांड में जो कुछ हुआ है उससे जुड़ी हुई खबर को देख लेते हैं। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसकी 5 दिन की कस्टडी बढ़ा दी है। तो श्रद्धा हत्या मामले में इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम सबूत तलाशने के लिए छतरपुर के जंगलों में पहुंची। दिल्ली पुलिस की टीम श्रद्धा के फोन और हत्या में इस्तेमाल किए गए चॉपर को तलाशने में लगी हुई है। श्रद्धा के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपी आफताब पूनावाला श्रद्धा के साथ मारपीट भी करता था। इससे पहले पुलिस ने बुधवार को भी छतरपुर के जंगल में तलाशी अभियान चलाया था, जहां उसने कथित रूप से शव के टुकड़े फेंके थे। तो किस तरह से ये जो पूरा का मामला है, पूरा का पूरा, इसमें कहां तक जांच पहुंची है, क्या कुछ सबूत हाथ में लगे हैं और कोर्ट ने किस आधार पर 5 दिन की कस्टडी बढ़ाई है, इस पर विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जानकारी देने के लिए। विकास, सबसे पहली बात तो यही कि पुलिस अभी भी बहुत सारे सबूतों की तलाश कर रही है, उस जंगल में जाकर के कोशिश कर रही है कि कुछ सबूत, ठोस सबूत हाथ लगे, लेकिन इस बीच कोर्ट में उसे पेश किया गया और 5 दिन की कस्टडी बढ़ाई। तो 5 दिन की ये कस्टडी बढ़ाने का आधार क्या रहा विकास? जी लालचंद जी, सबसे पहले कि इसमें पुलिस का ये कहना है कि उसको आफताब की कस्टडी इसलिए चाहिए थी क्योंकि उसको वो दिल्ली से बाहर भी लेके जाने की योजना बना रहे हैं, उसको हिमाचल ले जाने और उत्तराखंड, इन 2 जगहों पर ले जा करके पूछताछ, इसके साथ साथ इन 2 जगहों पर भी ले जाने की फिलहाल पुलिस ने कहा है कि उनकी योजना है इसको लेकर के। दूसरी बात, जिस हथियार से, जिस आर्म से उसने ये पूरा इस क्राइम को अंजाम दिया, उसको रिकवर करना है। और साथ में पुलिस ने हालांकि 10 दिनों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस कस्टडी दी है, क्योंकि कोर्ट हम देखते हैं कि अक्सर ऐसा करता है कि अगली तारीख पर हो सकता है फिर से 5 दिन की पुलिस कस्टडी दिल्ली पुलिस को मिल जाए। ये निर्भर करेगा कि कितना इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस हुई है, कितनी कामयाबी हासिल की है पुलिस ने, इसके आधार पर फिलहाल 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। तो जो 2-3 चीजें हैं, एक तो इवेंट जो है क्राइम से लेकर के अब तक पुलिस की जांच तक एक लंबा अंतराल है। आप देखें, जो हत्या हुई थी वो मई में हुई थी और इसीलिए पुलिस को सारे सबूत जुटाने में, उससे जुड़े दस्तावेजों को जुटाने में और क्या किसी और की भी कोई भूमिका इसमें हो सकती है, इन सारे एंगल्स पर जांच करने के लिए और वक्त चाहिए। बहुत सारी चीजों पर पुलिस अभी काम कर रही है, खासतौर से जो सोशल नेटवर्किंग अकाउंट्स हैं दोनों के, चाहे वो विक्टिम का हो चाहे ये एक्यूज का हो, उनके जरिए कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं उनसे, उनके बारे में जानकारी जुटाना, क्या इस आफताब के अलावा भी कोई इसमें शामिल है, इन सारे एंगल्स पर पुलिस काम कर रही है। इसलिए उसको अभी और कस्टडी चाहिए थी, इसको कोर्ट ने मान लिया। और नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए हालांकि कोर्ट ने पहले ही अनुमति दे दी थी, लेकिन खुद आज आफताब ने भी उसके लिए अपनी किसी भी तरह का विरोध नहीं जताया और वो इसके लिए तैयार हो गया है। तो अभी नार्को एनालिसिस भी करना है दिल्ली पुलिस को उसका, और इसके अलावा जो और महत्वपूर्ण काम है, चाहे वो आलायकत को बरामद करना हो या और जो जानकारियां जुटानी है दिल्ली से बाहर खासतौर से, उनके लिए पुलिस को थोड़ा और वक्त चाहिए। विकास, जैसा कि आपने जिक्र किया कि दिल्ली के बाहर हिमाचल वगैरह जगहों पर उसको ले जाया जाएगा, इसका क्या कनेक्शन है इस पूरे मर्डर मिस्ट्री से? देखिए, हो सकता है कि ये श्रद्धा को लेकर के वहां पे गया हो, वहां पर क्यों गए थे, कितने दिन रुके थे, क्या हुआ था, क्या वहां पर भी कोई विटनेसेस मौजूद हैं जिसके आधार पर पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए इस पूरी जांच को और व्यापक करना चाहती है दिल्ली पुलिस, और इसीलिए ज्यादा समय के लिए कस्टडी चाहिए। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जिस हथियार से ये पूरे अपराध को अंजाम दिया गया है, वो उसको बरामद करना पुलिस के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जब आप ट्रायल में जाते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस होता है। उसकी बरामदगी पुलिस के लिए एक चुनौती भी है, और हालांकि अभी वो जांच की जो स्थिति है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ज्यादा खुलासे नहीं कर रही है, लेकिन इसने क्या किया, उस आर्म का, उस हथियार का इसने क्या किया है, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की जांच जाहिर जारी है, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी ट्रायल के लिए। इसीलिए पुलिस जहां जहां भी संभावित जगह हो सकती है, क्योंकि जंगल में जाकर के ये बॉडी पार्ट्स को फेंकता था, क्या वहीं पर इसने हथियार को फेंक दिया या कहीं छुपाया है, कहाँ रखा है, उसकी बरामदगी बहुत जरूरी।
और इस बीच में पुलिस जो लगातार कोशिश कर रही है, जैसा कि इस मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी खबरें आ रही हैं कि कई दर्जन टुकड़े किए गए श्रद्धा के शव के, तो उसके बारे में भी पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। क्या अभी तक कुछ ठोस सबूत पुलिस के हाथ लगी है या फिर पुलिस की तलाश अभी जारी है और किसी ठोस सबूत का इंतजार ही है अभी? जी देखिए, अभी तक जो बातें आ रही हैं पुलिस की तरफ सूत्रों के हिसाब से, वो ज्यादातर बातें इसकी कन्फेशनल हैं और आप जानते हैं कि इनके आधार पर पुलिस अपनी जांच उसके भरोसे नहीं रख सकती। इसीलिए पुलिस को एविडेंस ऐसे जुटाने हैं जो ट्रायल में टिक सके। खास तौर से उस आम की बरामदगी बहुत जरूरी है पुलिस के लिए। हालांकि और भी चीजें हैं, जो डीएनए सैंपल हो, सैंपलिंग होगी वो है, सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन ये सारी चीजें इस बात की तरफ इशारा करें, पूरा कोलैबोरेट करें कि इसने ही इस अपराध को अंजाम दिया है। इसके लिए पुलिस एक ठोस, जिसको हम बोलते हैं, इस तरह की चार्जशीट तैयार करेगी और उसके लिए ज्यादा समय चाहिए। बहुत हाई प्रोफाइल केस हो चुका है। साफ है कि पुलिस कोई ऐसा कोई लूप होल या ऐसी कोई लैकुना नहीं छोड़ना चाहती जांच में जिसके चलते ट्रायल प्रभावित हो, क्योंकि यहाँ पर एक विक्टिम है, एक एक्यूज है, उसके अलावा बहुत सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं। लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं कि उस हथियार की बरामदगी बहुत जरूरी है। डीएनए की टेस्ट रिपोर्ट जब आएगी, वो फ्रिज में से जो ट्रेसेस मिले कुछ, उनके आधार पर डीएनए टेस्ट जो कराया जाएगा। ये सारी चीजों के लिए वक्त चाहिए दिल्ली पुलिस को, और इसीलिए अभी फिलहाल तो 5 दिन की कस्टडी मिली है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये कस्टडी दोबारा साकेत को बढ़ा दे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर अपडेट देने के लिए विकास। जाहिर सी बात है कि इसमें अभी बहुत सारी परतें खुलनी हैं कि किस तरह से उसने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल। और अब हम बात कर लेते हैं कि वाराणसी में काशी तमिल संगमम के बारे में, कि देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। ज्ञान, संस्कृति और विरासत के 2 प्राचीनतम केंद्रों काशी एवं तमिलनाडु के बीच की कड़ी की तलाश के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। अगले 2 दिनों तक समारोह में गीत संगीत के कार्यक्रम होंगे और 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में संगमम के मुख्य आयोजन की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की 2 प्राचीन अभिव्यक्तियों के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आपसी जुड़ाव और साझा मूल्यों को सामने लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना भी है। अश्विनी मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ रहे हैं, जो कि वहीं पर मौजूद हैं काशी की पवित्र नगरी में, और वहां से हमें जानकारी देंगे। उत्तर और दक्षिण का मिलन, ये अद्भुत मिलन है अश्विनी, जिसे कहा जाए तो जो सनातन संस्कृति है, जिसके बारे में कि कई बार कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि भारत तो राष्ट्र हाल में बना, लेकिन ये जो सांस्कृतिक समागम है अश्विनी, ये अपने आप में डंका पीट कर कह रहा है कि भारत राष्ट्र उत्तर और दक्षिण की एकता के मामले में और हर जो भारत का हिस्सा है उसकी एकता के मामले में ये समागम भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। अश्विनी, बेहद महत्वपूर्ण और स्पष्ट हमारे यहाँ जब घोष किया गया कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र से उत्तर में जो भूभाग है वो भारत है और वहाँ रहने वाले भारतीय हैं। सही मायने में जो संस्कृतियों की भी विविधता की बात कही जाती है, वो ऐसी मानसिकता है जो विभाजनकारी होती है और अलग अलग संस्कृति बताती है। सच्चाई ये है कि सांस्कृतिक एकात्म तो है ही, बस लोगों के देखने का नजरिया है और उस सांस्कृतिक विविधता को एक समग्रता के रूप में देखने का प्रयास है काशी तमिल संगमम। अगर यहाँ पर देखें, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम तो है ही, साथ ही साथ अगर यहाँ काशी है तो दक्षिण भारत में तेन काशी है। अगर यहाँ पर गंगा जी बहती है तो वहाँ तो शहरों के नाम शिव गंगा जैसे हैं। अनेक ऐसे हजारों गांव हैं जहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों का नाम काशी विश्वनाथ के नाम से रखा गया है। लोग काशीनाथ अपना नाम अपने नाम में जोड़ने में गौरव की अनुभूति करते हैं। सही मायने में गंगा और कावेरी के सम्मिलन का बिंदु होगा ये काशी तमिल संगमम। और सही बात यह है कि अगर यहाँ गणेश जी की पूजा होती है तो वहाँ कार्तिकेय जी की पूजा होती है। भगवान शंकर के दोनों संतानों को और दोनों देवताओं की अलग अलग पूजा होती है। एक बुद्धि के देवता है, एक युद्ध के देवता है। तो संस्कृति तो हमारी एक है ही, बस
सांस्कृतिक विविधता को समग्रता के रूप में देखकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ समग्र भारत और सबल भारत के अभ्युदय की कहानी बयां करेगा कि काशी तमिल संगमम, जिसका औपचारिक और विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को करेंगे। 1 माह तक यहाँ पर ये संगम होगा, ये समागम होगा, यहाँ ज्ञान विज्ञान का चिंतन होगा, ज्ञान अनुसंधान की बातें होंगी, संवाद होगा, अनुशीलन होगा, परिशीलन होगा, नवाचार करने वाले युवा, नवोन्मेषी, किसान, हस्तशिल्पी, हर वर्ग के लोग यहाँ आएंगे। तकरीबन 2500 लोग 1 महीने के दौरान अलग अलग ग्रुपों में 12 ग्रुपों में यहाँ पर पहुंचेंगे। पहला ग्रुप वहाँ से रामेश्वरम से चल ही चुका है और लोग जल्दी ही काशी जब पहुंचेंगे तो भव्य तैयारियां यहाँ पर की गई उनके स्वागत की। और निश्चित तौर से ये संगम, ये समागम और ये आयोजन दुनिया को दिखाएगा कि कैसे एक सबल, श्रेष्ठ और समग्र भारत के रूप में नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। बिल्कुल, ये जो समागम है, इस समागम में सब कुछ है अगर देखा जाए, और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि समागम का वहाँ पर आप बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर रह करके रसपान करेंगे। हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए हम भी थोड़ा इसके बारे में जानें कि क्या क्या मुख्य तौर पर इस समागम के दौरान मुख्य कार्यक्रम क्या क्या होना है। प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद ये 1 महीने तक चलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और IIT मद्रास नॉलेज पार्टनर है इस संगमम के आयोजन के लिए। साथ ही साथ काशी के अलग अलग जगहों का भ्रमण, काशी विश्वनाथ के दर्शन के साथ गंगा आरती और शहर के प्रमुख मंदिरों का भ्रमण, प्रमुख दक्षिण भारतीय मंदिरों का भ्रमण, लोगों के साथ संवाद और आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से चिंतन के लिए विशेष सेमिनार और सत्रों का भी आयोजन होगा। एक ग्रुप तकरीबन 4 दिन के लिए यहाँ पर रहेगा और उसके बाद वो प्रयागराज और अयोध्या वहाँ भी जाएंगे और दोनों जगहों पर वो दर्शन करेंगे। यानी कि काशी, प्रयागराज और अयोध्या का ये जो तीनों जगहों का दर्शन करना है। लालचंद जी, मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि परंपरा ऐसी रही है कि तमिलनाडु से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष श्रद्धालु यहाँ आते हैं जी। काशी पहुंचने के पहले वो प्रयागराज जाते हैं, त्रिवेणी में दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद वो गया जाते हैं जहाँ पर पिंडदान करते हैं और फिर यही गंगा तट पर आकर वो रामेश्वरम से लाए हुए बालू से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाते हैं। और उसी तरीके से जैसे रामेश्वरम में देवताओं की स्थितियां भगवान के शंकर के शिवलिंग के चारों तरफ हैं, कार्तिकेय, गणेश, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, इन सब की विग्रहों को वहां पर बनाया जाता है और उस बालू को फिर बाद में विधिवत पूजन अर्चना करके गंगा में प्रवाहित किया जाता है और फिर यहीं से गंगा जल ले जाकर रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है। तब ये पूरी यात्रा पूर्ण मानी जाती है और हजारों साल से ये प्रक्रिया चल रही है। तो निश्चित तौर से जो उत्तर दक्षिण का ये सांस्कृतिक, बौद्धिक, दार्शनिक, सांस्कारिक और सांस्कृतिक संबंध है वो तो चल ही रहा है। हाँ, उसको और समग्र करेगा ये काशी तमिल संगमम और ये आयोजन उसको और ज्यादा सशक्त बनाएगा और आप वहाँ से हमें लगातार जानकारी देते रहेंगे, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और हमें उसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए। और वाराणसी से ही एक और बड़ी खबर आज आई और वो खबर थी कि ज्ञानवापी मामले पर बड़ा फैसला आ चुका है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है और अब 2 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आज जो है डिफेंडेंट नंबर 4 द्वारा जो दाखिल 35 का प्रार्थना पत्र था, उस प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। ऑर्डर 7 रूल 11 में हमारे मुकदमे को पोषणीय मान लिया गया। उनके एप्लीकेशन को खारिज करते हुए अगली तिथि 2/12 की नियत कर दी गई है रिटर्न स्टेटमेंट जो फर्दर बचे हुए उनके लिए और इशू फ्रेम करने के लिए। और इस बड़ी खबर पर नजर रख रहे थे दिन भर हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ और ज्यादा जानकारी देने के लिए। हरिकेश, ये बताइए कि फैसले के बारे में कुछ विस्तार से बताया गया है कि एक तो सबसे पहली बात ये कि क्या दोनों पक्षों की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई सामने, हिंदू पक्ष की तरफ से भी और मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी? जी लालचंद, जैसा कि हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे, जब ब्रेकिंग न्यूज़ आई, ये फैसला आया तो आपने मुझसे पूछा था, तो जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने, चूंकि उनकी आप अभी एक बाइट भी चला रहे थे, उनका यही कहना है कि चूंकि पोषणीय माना है अदालत ने, हम 2 दिसंबर की डेट दी है, तो हम अपनी अब आगे की तैयारी करेंगे। चूंकि मुस्लिम पक्ष जो प्रतिवादी पक्ष था वो बार बार इसको स्ट्रेस दे रहा था, ये कह रहा था कि ये पोषणीय नहीं है, सुनवाई योग्य नहीं है। तो जो मुख्य मांग है जी
जी हरिकेश, लगता है हरिकेश से कुछ हमें संपर्क में बाधा पहुंची है। तो हरिकेश से हम जानकारी जो ले रहे थे वो ज्ञानवापी मामले पर जो फैसला आया है उसको लेकर हम जानकारी ले रहे थे। ज्ञानवापी मामले पर जो फैसला आया उसके तहत जो हिंदू पक्ष की तरफ से 4 मांग रखे गए थे, तो इसी पर आज फैसला आना था कि ये जो 4 मांगों को लेकर याचिका डाली गई है हिंदू पक्ष के द्वारा, क्या ये सुनवाई के योग्य है या फिर नहीं है। तो इसी चीज को लेकर के अदालत का फैसला आया। हरिकेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम अच्छी आवाज मिल रही है। अब आप बताएं कि क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही है, आपकी आवाज मिल रही है। आप बताएं कि मुस्लिम पक्ष ने क्या अपनी बात रखी आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने? मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि अभी जो अदालत के फैसले की कॉपी है वो मुझे नहीं मिली है, और जब मिलती है मैं उसका अध्ययन करूंगा, उसके बाद हम लोग अगली जो हमारी रणनीति होगी हम उसको करेंगे। क्योंकि 2 दिसंबर की तारीख माननीय न्यायालय ने दिया है, तो जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका ये मानना है कि जो प्रतिवादी पक्ष अभी तक तो यह कह रहा था कि यह पोषणीय नहीं है, तो जो मुख्य मांगे हमारी हैं उन पर तो वो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे थे। तो अब जब अदालत सुनवाई करेगा तब उनको इन मांगों के लिए, इनके खिलाफ जो उनके तर्क होंगे, जो उनके तथ्य होंगे वो प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि अब उनको उपस्थित होना होगा इन मांगों के खिलाफ जो मेरिट के आधार पर मान लिया है माननीय न्यायालय ने कि यह सुनने योग्य हैं। तो अब जब सुनवाई होगी तो प्रतिवादी पक्ष को उसमें भागीदार बनना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा, और अब जो मांगे हैं उन पर अपना पक्ष हिंदू पक्ष रखेगा। वो जो तर्क हैं, जो उनके पास तथ्य हैं, चूंकि यह जो सारे तथ्य आए हैं वो जो श्रृंगार गौरी के लिए कुछ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिकेश, आपकी बातें हम तक पहुंच गई। और जाहिर सी बात है कि इस मामले में अब 2 दिसंबर से जब सुनवाई होगी तो जो 4 मांगें रखी गई हैं उन पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी अदालत में, फिर उस पर फैसला आएगा। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर हमारी गुजरात के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। और वहीं राज्य में पहले चरण के प्रत्याशियों की संख्या भी आज तय हो गई। पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों की नाम वापसी का आज अंतिम दिन था। राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद यहां फिलहाल 999 उम्मीदवार शेष बचे थे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने कल 3 और उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। पार्टी अब तक गुजरात के बड़ौदा जिले की मांजलपुर सीट को छोड़कर 181 विधानसभा पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। और इस बीच गुजरात में लगातार पार्टियों के नेताओं के प्रचार चल रहे हैं। तो गुजरात चुनाव में पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का पूरा नाम सामने कर दिया है और साथ ही वो प्रचार में लगे हैं, और प्रचार में वादे और दावे खूब हो रहे हैं। नीरज सिंह हमारे संवाददाता जो मौजूद हैं गुजरात में, सूरत में, संभवतः सूरत में है नीरज सिंह, तो उनसे बात करते हैं। नीरज, जिस तरह से कि गुजरात चुनाव में अब हम देख रहे हैं कि हिमाचल का चुनाव निपट जाने के बाद पार्टियों का पूरा फोकस वहां पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई रैलियां करने वाले हैं, इसकी घोषणा हो चुकी है। कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो इस वक्त गुजरात चुनाव में प्रचार में बिल्कुल जमकर उतर चुके हैं? नीरज, देखिए बिल्कुल लालचंद, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक हैं, और ना सिर्फ स्टार प्रचारक हैं बल्कि अगर हम ये कहें कि पूरा गुजरात का जो चुनाव है वो उन्हीं के चेहरे पर और उन्हीं के नाम पर लड़ा जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ ही अमित शाह यहाँ पर लगातार डेरा डाले हुए हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की बात करें, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जो कल रैली है सूरत में, एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, तमाम जो बड़े जो नाम है, चाहे हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, वो यहाँ पर लगातार जो रैलियाँ हैं वो करेंगे। इसके अलावा जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनको भी सूरत और उसके आसपास के इलाके की जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। इसके साथ ही और भी कह सकते हैं कि कई सारे बड़े चेहरे हैं जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार अभियान को
संभालेंगे, चाहे रवि किशन की बात करें, निरहुआ की बात करें, ये बड़े नाम हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जो लिस्ट है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, वो जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक अभी प्रचार से दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। राहुल गांधी का नाम स्टार प्रचारक में है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी की ना तो कोई रैली हुई, ना अभी कोई कार्यक्रम आधिकारिक रूप से सामने आया। आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक राहुल गांधी थे, लेकिन हिमाचल प्रदेश वो नहीं पहुंचे और भारत जोड़ो यात्रा में लगे रहते और पूरा चुनाव प्रियंका गांधी ने वहाँ पर प्रचार किया था। इसी तरीके से अगर हम आम आदमी पार्टी की लालचंद बात करें तो आम आदमी पार्टी भी लगातार कोशिशें कर रही है। अरविंद केजरीवाल है, भगवत मान है, इसके अलावा राघव चड्ढा है, संजय सिंह है, ये तमाम जो बड़े नाम हैं जो यहाँ पर लगातार कैंपेन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरे गुजरात के परिदृश्य को लालचंद देखें तो 150 और 125 के बीच में जो आम आदमी पार्टी है वो दस्तक देती दिखाई दे रही है, क्योंकि 150 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है और कांग्रेस पार्टी ने 125 का लक्ष्य रखा है। और इन दोनों के बीच में जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार न केवल प्रचार कर रही है बल्कि पूरी कोशिश कर रही है कि जो जनता है उसके बीच में जा सके। लेकिन हाँ, ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक अलग रणनीति के साथ इस बार चुनावी प्रचार में उतरी है। कोई बड़े चेहरे उनके सामने नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन गांव-गांव जाकर जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार कैंपेन कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी हासिल कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दे रही है। पिछली बार 99 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 150 सीटों का लक्ष्य है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है, अमित शाह लगातार यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि वो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी पाने के लिए आश्वस्त दिखाई देती है। वादे और दावे की बात कर लें, जो तीन पार्टियों का आपने नाम लिया, जाहिर सी बात है कुछ क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जैसे भारतीय ट्राइबल पार्टी है, वो सब भी पार्टियां हैं, लेकिन जो वादे और दावे हैं ज्यादातर किन चीजों को लेकर के ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर लालचंद बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 27 सालों के अंदर जिस तरीके से गुजरात के अंदर विकास के काम किए, चाहे रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की बात हो, सौराष्ट्र को पानी पहुंचाने की बात हो, यहाँ पर अगर मेट्रो शहरों में अत्याधुनिक सुविधाएं देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करने की बात हो, निवेश यहाँ पर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लाया गया, बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू की गई, सौराष्ट्र के अंदर सोनी परियोजना, जो सौराष्ट्र का पूरा इलाका पानी से वंचित रहता था, मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर थे उन्होंने शुरुआत की और अब उसका उद्घाटन भी हो चुका है। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं जो जनता के बीच में वो लगातार कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही एक और के भ्रष्टाचार मुक्त और कुशल प्रशासन और स्थायी प्रशासन देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि पिछले 27 सालों में यहाँ पर उस तरीके का विकास नहीं हुआ और अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो यहाँ पर रोजगार और जैसे दूसरे इशू हैं उन पर तेजी के साथ काम करेगी। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी महंगाई और इसके अलावा रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में है। अब जनता को देखना है कि वो इन तीनों पॉलिटिकल पार्टियों में से किस पर अपना भरोसा दिखाती है। बिल्कुल, अगर समअप करें तो भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का जोर डबल इंजन पर, कांग्रेस का जोर एंटी इनकम्बेंसी पर और आम आदमी पार्टी का तो फ्रीबी सर्वविदित है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे गुजरात चुनाव के बारे में। तो इसी के साथ आज के खबर पर नजर में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।